भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र भारतीय थिंकर्स ये सोच रहे हैं कि किस तरह समंदरों में पानियों के अंदर चाइना को आउट मैनूवर किया जाए। इस वजह से भारतीय नेवी बहुत सी ऐसी एफर्ट्स कर रही है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय नेवी में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाइना के परखचे उड़ा सकती है। हम देखेंगे भारत और चाइना की बढ़ती हुई नेवल पावर, भारत की क्वाड में शमूलियत और इंडियन ओशन रीजन में भारत और पाकिस्तान की मैनूवरिंग्स। क्या भारत चाइना के ऊपर अपनी नेवल सुपीरियरिटी कायम कर सकता है या नहीं। तो भारत और चाइना के दरमियान जब लद्दाख के पहाड़ों में एक टसल हुई तो कुछ भारतीय थिंकर्स ने यह सजेस्ट किया कि हमें चाइना को समंदरों में काउंटर करना चाहिए, वहां पर इनके साथ छेड़खानी करनी चाहिए, इंडियन ओशन तक जंग को खींचा जाए। हम सबको पता है कि भारत के पास इंडियन ओशन का एक बहुत वाइटल सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट भारत के अंडर आता है जिसको भारत की नेवी देखती है और इस एरिया से दुनिया की एक बहुत बड़ी तिजारत होकर गुजरती है। तकरीबन 80% से जायद ऑयल की तिजारत और दुनिया की तकरीबन 20 से 30% तक ट्रेड ओवरऑल उस रीजन से गुजरती है जहां पर भारत का कंट्रोल है। भारतीय नेवी की प्रेजेंस है वहां पर। वेस्ट से ईस्ट, मिडिल ईस्ट से ईस्टर्न एशिया की तरफ जितना तेल जाता है और ये सारी तिजारत होती है और इस पूरी तिजारत में खाली चाइना की जो तिजारत है वो 20% है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी तिजारत, ज़्यादातर जो ट्रेड है इस रास्ते से वो चाइना की ही होती है, क्योंकि चाइना बहुत से मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वो समंदरों के साथ साथ ज़मीनी रास्ते भी तलाश करता है। तो इंडियन ओशन रीजन में अगर कुछ पॉइंट्स को चोक कर दिया जाए तो इस रास्ते की पूरी तिजारत को डिस्टर्ब किया जा सकता है और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा चाइना। तो ये भारतीय थिंकर्स अक्सर ये प्लान अपना सजेस्ट करते हैं कि इस तरह चाइना को तंग किया जाए, चाइना की वेसल्स को पकड़ लिया जाए, उनकी जो ट्रेड शिप्स होती हैं उनको डराया धमकाया जाए, बे ऑफ बंगाल में उनको तंग किया जाए। क्योंकि आप अगर ये मैप देखें तो भारत यहाँ पर बड़ी एज है भारत को इस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में। चाइना को जहां पर साउथ चाइना सी की तरफ एज है वहां भारत को इस तरफ बहुत ज़्यादा एज है। तो चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं भारत उनको चोक कर सकता है। इसमें कुछ चोक पॉइंट्स भी हैं जिनमें स्ट्रेट ऑफ मलाका और इसके अलावा भारतीय समुद्री हदूद के साथ साथ जो एरियाज़ हैं जहां से ये टैंकर्स और ये शिप्स गुजरती हैं ट्रेड वाली, उनको इंडिया तंग कर सकता है। इन शॉर्ट कि इंडिया के पास ये एक पोटेंशियल है कि वो चाइना को डिस्टर्ब कर सकता है समंदरों में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सारे इकदामात को चाइना बर्दाश्त कर लेगा? क्या ये उसके लिए एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं होगा? इसलिए भारत भी बड़ा स्मार्टली प्ले करता है। वो इस डोमेन में फिर अकेला नहीं जाता, वो समंदरों में जो अपनी मैनूवरिंग्स हैं वो उसमें दोस्तों को साथ मिला लेता है। यहाँ पर आती है क्वाड की ग्रुपिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अलायंस जिसमें ये 4 कंट्रीज एक साथ हैं। क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वैसे तो कहते ये लोग ये हैं कि क्वाड किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। मलाबार एक्सरसाइजेस हमने देखी थी जिसकी वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था और चाइना ने इनको ये पैगाम दिया है कि क्वाड को एंटी चाइना पर्पसेस के लिए ना यूज़ किया जाए। तो क्वाड का अलायंस ये हमें बताता है कि इस पूरे रीजन में एशिया के पानियों में एक तो साउथ चाइना सी जहां पर इंडिया की पहुंच नहीं है, जहां पर जापान और अमेरिका बादर वहां पर अपनी मैनूवरिंग्स करते हैं, स्पेशली अमेरिका तंग करता है चाइना को, तो इंडिया चूंकि वहां तक नहीं जा सकता तो फिर जो दूसरा एशिया का जो दूसरा पार्ट है इंडियन ओशन रीजन जहां पर भारत के पास ज़्यादा एरिया है, वहां पर भारत को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी इंडिया अमेरिका के एक एक्सटेंडेड आर्म का रोल प्ले करे कि साउथ चाइना सी में अमेरिका है ठीक है, लेकिन इंडियन ओशन में इंडिया को इतना ज़्यादा एम्पावर किया जा सके कि फ्यूचर में किसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में वो चाइना को कारी ज़र्ब लगा सके। और इन सब का इकट्ठा होना, इसका मकसद डेफिनेटली ये है कि चाइना को डराया जा सके।
अब इस सिलसिले में अमेरिका बहादुर अपने दोस्त भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और उनकी नेवल कैपेबिलिटीज़ में भी इजाफा कर रहा है। और जहां भारत अपनी नेवल पावर बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है, वहां पर हमारे जहन में एक नाम आता है INS विक्रांत। ये भारत के मुताबिक इनकी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो भारत के मुताबिक एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है इंडियन ओशन रीजन में। अब INS विक्रांत पे हम आ जाते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब अगर इतनी आपने नेवल मैदान में सुपीरियॉरिटी हासिल करनी है तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पहले ज़हन में आता है। तो भारत कह रहा है वो हमने हासिल कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पहले तो जहन में रख लें, ये जो अमेरिका बनाता है या चाइना बनाता है, ये दो ही बड़े मुल्क हैं, और फिर रूस है जिनकी नेवल कैपेबिलिटीज हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, जब इसको बनाया जाता है, ये एक खाली एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, ये एक पूरा पैकेज होता है जिसके साथ आपकी सबमरीन्स होती हैं, एडवांस फाइटर जेट्स होते हैं, इसके अंदर पूरा एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम होता है, इनके रेडार सिस्टम होते हैं, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम होता है, एक पूरा लाओ लश्कर होता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास होता है। तो वो अगर पूरा लाओ लश्कर, वो पूरा पैकेज नहीं होगा तो ये चीज़ इनकम्प्लीट होगी। अब INS विक्रांत की बात कर लेते हैं। इसकी जो कैपेबिलिटीज़ पर अगर नज़र डालें, इस पर मैंने रिसर्च की तो इसमें खुद इंडियन राइटर्स इसकी शॉर्ट कमिंग्स पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि इसका डिज़ाइन आउटडेटेड है, जो सोवियत एरा के दौर का है। मतलब इनका डिज़ाइन नया नहीं है। पहली बात तो ये कि 2009 में इन्होंने इसकी डेवलपमेंट शुरू की थी, 15 साल लगे इसको एक्टिव करने में। तो जो 2009 में जो चीज़ें थी वो काफ़ी आउटडेटेड थी, तो उसकी ही बुनियाद पर इन्होंने इसकी डेवलपमेंट की थी। तो इसीलिए अब ये कहा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने बनाए हैं 2016 में या 19 में या अभी रिसेंटली, उनके मुकाबले में एक बहुत आउटडेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका साइज छोटा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। अब इसकी एक एग्जांपल है, जो स्की जंप, यानी जब टेक ऑफ करना होता है फाइटर जेट ने, तो टेक ऑफ करने के लिए एक जो इम्पिटस या एक एनर्जी होती है, जो एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू वो उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन INS विक्रांत में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से जो फाइटर जेट हैं वो अपनी ही एनर्जी यूज करते हैं, अपना फ्यूल यूज करते हैं उड़ने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी ज्यादा एनर्जी वहां पे ही लग जाती है और इसलिए वो दूर तक फिर नहीं जा सकते समंदरों में। ज्यादा जो मिसाइल्स हैं और ज्यादा वेपन्स वो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी बहुत सी जो एनर्जी है वो वहां पर ही लग जाती है टेक ऑफ करते वक्त। तो ये जो चाइना ने अभी रिसेंटली बनाया है, या जो नया एक स्टैंडर्ड आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू एक पुश दिया जाता है, जिसमें तैयारे की अपनी कोई एनर्जी नहीं लगती, उस एयरक्राफ्ट कैरियर की एनर्जी लगती है। तो ये इसमें मिसिंग है। इसके अलावा इनके पास इस पूरे लाओ लश्कर की जो मैंने बात की वो होना चाहिए, प्रॉपर सबमरीन्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है जो इसके साथ चल सकें, जो इसको बेहतर आर्म्स के तौर पर काम कर सकें, वो चीज़ें भी नहीं है। फिर इनके एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो MiG-29 अभी इन्होंने इस पर रखे हुए हैं, वो भी हम सबको पता है। MiG-29 एक बहुत आउटडेटेड तैयारा है जिसने भारत को कई मौक़ों पर बदनाम किया हुआ है। तो अभी तक उसकी फ्लीट ही वहाँ पर मौजूद है। तो इस सिलसिले में इंडिया बातचीत कर रहा है कि जो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं, राफेल M वर्जन वो बनाएंगे। ये भी बात हो रही है कि अमेरिका के F-18 या जो इनके तेजस हैं, जो तेजस फाइटर जेट्स हैं, उनका नेवल वर्जन बनाया जाए। तो अभी तक इंडिया इस पर सोच रहा है और अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने इसका इफ्तिताह किया है और बड़ी धूम मची हुई थी कि इंडिया का एक इंडिजिनस यानी अपने मुल्क में बना हुआ है। लेकिन इसमें बहुत से जो पार्ट्स हैं वो इंडिया ने बाहर से भी मंगवाए हैं, कुछ रशिया से भी मंगवाए हैं और इधर उधर से बना के एक उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिजिनस है। मतलब वो कहते हैं कि 80% तक हमने अपनी चीज़ें यूज़ की हैं। इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो भी छोटी है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या मतलब खुसूसियत यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपनरी इस पर लोड की जा सके। तो अब अगर चाइना ने अभी रिसेंटली एक बनाया फ्यूजियान, तो अगर उससे कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, ये छोटा भी है। इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट हैं ज़्यादा वो भी आउटडेटेड हैं। इसके पास प्रॉपर सबमरीन्स का सिस्टम नहीं है जो पूरा लाओ लश्कर एक होता है, और इनकी ऑब्वियसली जो रेडार सिस्टम है वो भी वीक है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है
ये चाइना की जो एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर है या इसका, तो विक्रांत एक बहुत वल्नरेबल एक एंटिटी है जिसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है चाइनीज की जानिब से। मतलब चाइना के सामने इसकी कोई खास हैसियत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट चाहिए होती है। इसके ऊपर आपके टेक्नीशियंस का, इंजीनियर्स का और नेवी सेलर्स का मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो उनको अलग वो सप्लाई लाइंस मुहैया करना हर वक्त, तो ये एक लायबिलिटी बनती जा रही है भारत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत हम देख रहे हैं कुछ हादसा भी नज़र आ रहे हैं। भारत को डिफ़िकल्टी पेश आ रही है इसको मेंटेन रखने में। इसको केटर करना बेसिकली मुश्किल हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी बड़ी आप चीज़ बनाओगे उतना ही बड़ा वो आपके लिए एक लायबिलिटी होगी, आपको उतना ही ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा उसको मेंटेन रखने के लिए। एक आर्टिकल इसके हवाले से मैं पढ़ रहा था, इसकी शॉर्ट कमिंग से रिलेटेड। उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि INS विक्रांत टू लिटिल टू लेट, यानी कि बना तो लिया, बहुत लेट बनाया, उसमें भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो ये सारा बताने का क्या मकसद था कि अगर भारत ये सारी ख्वाब देखता है कि हमने चाइना को काउंटर करना है, तो फिर चाइना के मुकाबले पर आए भी ना। अब चाइना की अगर हम वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ की बात करें नेवल डोमेन में, वो बहुत आगे हैं भारत से। मतलब कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो बहुत एडवांस हैं, और इस वक्त चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। सबसे ज़्यादा शिप्स प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त चाइना वो कंट्री बन चुका है जिसकी जो शिप प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट नेवी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है। चाइना का बजट आप देख लें, मतलब इंडिया पूरा अगर डिफेंस बजट की बात करें तो चाइना का 230 बिलियन डॉलर्स है और भारत का 70 बिलियन डॉलर्स है। तो यहाँ 3 गुना ज़्यादा, मतलब 300 टाइम्स चाइना का मिलिट्री बजट इंडिया से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली चाइना के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा बेहतर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी ज़्यादा हैं। चाइना का जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी चाइना के पास बहुत एडवांस है कि बहुत दूर तक वो हिट कर सकता है दुश्मन की शिप्स को चाइना। तो ये पूरा पैकेज होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो कि आप एक नेवल पावर हो। अब चाइना को यूएस भी आंखें दिखाता रहता है चाइना के इलाके में घुसकर, साउथ चाइना सी के अंदर। वहां इस वजह से भी चाइना ने अपनी नेवल कैपेबिलिटीज में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है। और इधर जैसे मैंने पहले कहा कि इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका बहादुर इंडिया को कैप्टन बना रहा है और इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन नेवी उस तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। ये एक क्लियर बात है। इसमें बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं और यहाँ पर फिर एक एक्स फैक्टर आ जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने शदीद मुश्किलात के बावजूद, हमारी इकॉनमी का बुरा हाल है, इसके बावजूद पाकिस्तान नेवी ने एक मेंटेन रखा हुआ है, एक अपनी डेटरेंस मेंटेन रखी हुई है। पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली बाय करता रहता है चाइना से सामान के, वो इंडिया के मुकाबले में अगर इंडिया की तरफ से कोई थ्रेट आता है तो अपना दिफा कर सके। हमने देखा था पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान नेवी ने किस तरह इनकी सबमरीन्स को लोकेट किया था, इनको पकड़ के इनको वार्निंग दी थी कि वापस अपने इलाके में चले जाओ। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान नेवी कितनी एक्टिव है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान नेवी पूरा उसने भी एक रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इंडियन ओशन रीजन में भारत अपनी सुपीरियोरिटी कायम करने की कोशिश करता भी है तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो चाइना को अगर वो ज़रा सा भी छेड़ेगा तो चाइना के लिए ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और चाइना की नेवल कैपेबिलिटीज बहुत ऊपर हैं। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और भारत फिर बीच में एक किस्म का बन जाता है। तो भारत के लिए कोई भी मिस एडवेंचर करना इस इलाके में आसान नहीं होगा। फ्यूचर की हम बात करें, अगर वो अमेरिका वगैरह के कहने पर ऐसा कुछ करते हैं अगर। इसके अलावा आप देखें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूटी में भी चाइना ने अपनी एक नेवल बेस बनाई है और इसी वजह से गवादर की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर साउथ चाइना सी में कोई प्रॉब्लम होती है चाइना को तो वो इस मतलब लैंड रूट के ज़रिए गवादर से कनेक्ट करके यहाँ से अपनी तिजारत को कंटिन्यू रख सकता है और अमेरिकन नेवल थ्रेट से बच सकता है चाइना। ये चाइना को एक बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान का और गवादर का, और इसी वजह से हमारी नेवल मैदान में हमारी जो कोलैबोरेशन है वो क्लियरली नज़र आती है। $5 बिलियन की हमने डील साइन की थी चाइना से, एडवांस नेवल वेसल्स हमने ख़रीदी थी। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी सरफेस फ्लीट को भी बढ़ा रहा है। जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स हमने ली हैं जो कि एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनके पास एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर पाकिस्तान नेवी ने बहुत एडवांस वेसल हासिल की है, तुगरिल फ्रिगेट। तुगरिल सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के साथ आर्म्ड है और ये एक बहुत एडवांस एक मिसाइल फ्रिगेट है। तो पाकिस्तान को इसीलिए
चाइना की तरफ से सपोर्ट रहती है। एक कोलैबोरेशन हमें नज़र आता है पाकिस्तान और चाइना की नेवी के दरमियान, जिसकी वजह से जो इंडियन एडवांस है इंडियन ओशन रीजन में या इंडिया के जो मैनूवर्स हैं वो अंडरमाइन होते हैं। तो आज की इस वीडियो को समझने का मकसद ये था कि अमेरिकन्स और इंडियंस के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को एक फ्री हैंड दिया जाए कि इंडिया यहाँ पर किसी को भी तंग कर सके, स्पेशली चाइना को या इवन पाकिस्तान को भी। और जैसे हमने इंडिया की इस वक्त सबसे जो हॉट कमोडिटी है नेवी में INS विक्रांत, उसकी शॉर्ट कमिंग्स हमने आज डिस्कस की हैं, तो पाकिस्तान तो उसको भी निशाना बना सकता है किसी भी इस तरह की सूरत हाल में। तो इंडिया की पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, कई बिलियन डॉलर्स, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो पाकिस्तान यहाँ पे एंटी शिप मिसाइल फ्रिगेट्स पाकिस्तान बाय कर रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है किसी भी जारियत से निपटने के लिए, फ्यूचर के लिए। और ये इंडियन राइटर्स खुद लिख रहे हैं कि हमें बड़ा चौकन्ना रहना होगा पाकिस्तान की तैयारियों से, कि पाकिस्तान कम से कम अगर ऑफेंस नहीं तो डिफेंस में अपना पूरा बंदोबस्त कर रहा है नेवल मैदान में। यहाँ पर डेफिनेटली भारत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको गवादर की अहमियत को मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास कितनी एक हब है, एक पिवटल पॉइंट है गवादर, जिसको दुनिया की इस वक्त जो नेक्स्ट सुपर पावर है चाइना वो यूज़ कर सकती है। और इसकी वजह से जो हमारी नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है, हमारी तिजारत में इजाफा हो सकता है, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जियो इकनॉमिक्स है, उसमें इजाफा हो सकता है, जो ट्रेड कॉरिडोर्स पाकिस्तान के अंदर से जाएंगे, जो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट या चाइना तक, हम उन ट्रेड कॉरिडोर्स को एक्सप्लॉइट करें, पूरे मतलब समंदर से हमारी तिजारत, फिर ज़मीनी रस्तों से हम कनेक्ट करें, जितना भी हम आगे तक कर सकते हैं। तो ये एक वाइटल अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, इसको ज़ाया मत करें। चाइना को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और इसी वजह से CPEC का प्रोजेक्ट अमल में लाया गया था, इसको मटीरियलाइज करने की ज़रूरत है। और भारत के पास जहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट इंडियन ओशन रीजन में एक सेगमेंट है, इतना आसान नहीं है कि वो पाकिस्तान और चाइना के होते हुए इस इलाके में, इन पानियों में अपनी चौधराहट कायम कर सकेगा। इसके लिए और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में क्वाड की मदद से क्या भारत अपना इतना लेवल अप कर सकता है कि वो बैक वक्त चाइना और पाकिस्तान दोनों को थ्रेटन कर सके इंडियन ओशन रीजन में। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।